मेरी पेरेंट क्लास है बॉक्स और मेरी चाइल्ड क्लास है बॉक्स डेमो। इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है? एक्सटेंड्स का कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। थ्रू एक्सटेंड्स वी कैन इनहेरिट एनी क्लास। थ्रू एक्सटेंड्स वी कैन इनहेरिट एनी क्लास। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउ होती है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है जी, किसी को आइडिया है? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? वॉलंटियरली को बच्चा बताएगा जी। जी रोल नंबर 12। नहीं चले। मल्टीपल जी सर। इनहेरिटेंस ये होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है जी? तो सर मेरा एक मिनट इंटरनेट इशू है, आपकी आवाज कट रही है मेरे पास। अच्छा, काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? सर व्हाट इज? मल्टीपल इनहेरिट, जी अरे एक क्लास को इनहेरिट करके उसके फीचर्स हम एक से ज्यादा दूसरी चाइल्ड क्लासेस में लें। नहीं, ये तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसको कह लीजिए। आप तो जो कह रहे हैं तो कोई डिफरेंट से कंसेप्ट लग रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सिंपली एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होती है कि एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स होना। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई है बॉक्स, ये क्लास है मेरे पास ए। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये बॉक्स डेमो क्लास है, इसका एक पेरेंट बॉक्स है और एक दूसरा पेरेंट है ए, तो ये जावा के अंदर अलाउ नहीं होता। ठीक है जी, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी और वैसे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ होती है कि नहीं होती, तो इसका आंसर है नो। जावा के अंदर क्लासेस के सीन में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती। हाँ, जब हम लोग इंटरफेसिस पढ़ेंगे तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ होती है। जावा क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता। पहली बात हम लोगों ने ये पढ़ ली। दूसरी बात हम लोगों ने इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ी कि इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है? कीवर्ड एक्सटेंड्स के जरिए हम लोग इसको इनहेरिट करते हैं। कीवर्ड एक्सटेंड्स के जरिए हम लोग एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं, इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं। जहाँ तक बात होगी, लेट्स सपोज कि मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर एक और था वेरिएबल डेप्थ। अब मैंने अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक फंक्शन लाया शो। हम लोग देख सकते हैं कि शो का जो फंक्शन है पेरेंट क्लास के लेंथ को भी एक्सेस कर सकता है, पेरेंट क्लास की हाइट को भी एक्सेस कर सकता है और पेरेंट क्लास की विड्थ को भी एक्सेस कर सकता है। और अपना इसका जो है डेप्थ, इसको भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है जी, जहाँ तक समझ आ रही है अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, और जो पेरेंट क्लास के ये सारे के सारे मेंबर्स को, वो प्राइवेट अगर ना हो, मेंबर अगर प्राइवेट ना हो तो उसको ये अपने पास एक्सेस कर सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट में आने जा रहा हूँ। एक मैंने क्लास बनाई है इनको टेस्ट करने के लिए, दैट इज माई इनहेरिटेंस। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों ने क्योंकि असाइनमेंट भी किया, एक सोर्स फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। एक सोर्स फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। मेरी ये फाइल है माई इनहेरिटेंस जावा डॉट जावा, इसका नाम है। इसके अंदर एक क्लास है बॉक्स, एक क्लास है बॉक्स, एक क्लास है बॉक्स डेमो और एक क्लास है माई इनहेरिटेंस। इनमें से जो असल क्लास या मेन क्लास कौन सी होगी? जिसके अंदर मेन मेथड लिखा होगा। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड लिखा होता है वही जो उस सोर्स फाइल का नेम होता है। इस सोर्स फाइल का नेम, मेरी सोर्स फाइल का नाम क्या है? माई इनहेरिटेंस डॉट जावा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है। बाज़ ज़्यादा आप नेटबीन के अलावा भी काम कर रहे होते हैं, या इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको क्लासेस बनानी पड़ती हैं, तो सोर्स फाइल का नेम वो होता है जो कि उस क्लास का नेम होता है जिसके अंदर मेन मेथड होता है। वही पब्लिक क्लास होती है, वही क्लास पब्लिक होती है। दूसरी क्लास में दो के पब्लिक हो सकती हैं, लेकिन उनका नाम जो है ना वो नहीं हो, सोर्स फाइल का नाम सिर्फ उसी फाइल का होगा जिसके अंदर मेन मेथड होगा। ये बात होगी। अच्छा जी, मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ चाइल्ड क्लास का।
आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको इसके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए पेरेंट क्लास के किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं। और ये चीज़ के इसके अपने जो फंक्शन था, फंक्शन के अंदर भी हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। जिनके पेरेंट क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उसको हम लोगों ने चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट पेरेंट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ ली। यहाँ तक ओके हो गया। अभी तक क्या पढ़ा है? इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या आता है और कैसे हम लोग हमारा जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करती है। आगे चलें जी। इसके बाद बात आ जाती है जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो क्लास के अंदर। अगर तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर हो, आवाज़ मेरी आ रही है जो मैं वैसे बोलते जा रहा हूँ? यस सर, आ रही है। अगर मेरी पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर 3 पैरामीटर हैं। मेरे पेरेंट क्लास के अंदर कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो फिर मैं चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या एज इट इज़ बना सकता हूँ? ये बात अब देखने लगी। एरर तो नहीं कोई आ जाएगा? जी मैंने रन किया और एरर आ गया। अगर पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो चाइल्ड क्लास के लिए ज़रूरी होता है, C++ में भी यही होता है कि के चाइल्ड क्लास के लिए ज़रूरी है कि उन सारे के सारे पैरामीटर्स को अपने पास इनिशियलाइज कराएं। क्या तरीका हो गया? इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा इसके अंदर भी मैं कम से कम उतने वेरिएबल लूँगा जितने पेरेंट के अंदर थे, इतने पैरामीटर लूँगा जितने पेरेंट के अंदर थे। उन पैरामीटर्स को मैं इन पैरामीटर को मैं वैल्यूज़ कैसे साइन करूँगा? इसके लिए सुपर का कीवर्ड यूज़ करता है। जावा सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जी जी। क्या प्रॉब्लम क्या था और कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया? अगर हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो चाइल्ड क्लास के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उन पैरामीटर्स को भी अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लेकर आए और उसके अलावा अपना भी अगर ऑप्शनल है अपना भी कोई पैरामीटर देना चाहे तो दे दे, और उसके बाद सुपर के कीवर्ड के ज़रिए उन पैरामीटर को वैल्यूज सेंड कर दे। अब ये वैल्यूज जब मैंने ये वैल्यू दी है 3 और 2 और 6। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर स्क्रीन स्टक होगी, आगे नहीं मूव हो रही। अच्छा, अब देखें शो ही स्क्रीन। सर अब शो ही नहीं हो रही अब। अब हो रही होगी। सर अब हो गई। सर हो रही। अच्छा जी।
तो अगर पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो चाइल्ड क्लास के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उन पैरामीटर्स को वैल्यूज असाइन करे या इनिशलाइज करे। और उसके लिए तरीका क्या है कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को उन पैरामीटर्स को अपनी कंस्ट्रक्टर में देना होता है और फिर उनकी वैल्यूज़ सुपर के ज़रिए उसको असाइन करनी होती हैं। अब जब मैं बॉक्स डेमो यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ तो मेरे ये 3 एच में चला जाएगा, उसका कौन सा पैरामीटर पहले वाला, 3 जो है ना वो W में चला जाएगा और 2 जो है ना वो H में चला जाएगा और 6 है ना जी L के अंदर चला जाएगा और D है ये मेरे पास, ये 8 है ये मेरे पास D के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से पैरामीटर्स असाइन हो जाएंगे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स मिल जाएंगे, उसके कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर चाहिए थे वो मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, जहाँ पे आपने सुपर का बताया उसको जरा रिपीट कर दें जरा एक दफ़ा। सुपर कीवर्ड इज यूज्ड to initialize parameters of parent class constructor. Super keyword is used to initialize parameters of parent class constructor. पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स को वैल्यू इनिशलाइज या असाइन करवानी थी, उसके लिए मैंने सुपर का कीवर्ड यूज़ किया। सुपर का कीवर्ड ये जहन में रहे कि थे तो फिर हम लोगों ने क्या यूज करना था? अगर फिर पेरेंट कुछ भी क्लास नहीं। फिर कुछ भी नहीं था यूज़ करना। वही बताया कि अगर विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो पेरेंट के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइल्ड क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड क्लास को प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है कि जब पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। और ये बात C++ में भी होती है। एक ऊप का एक बुनियादी रूल है जो C++ में भी है और जावा में भी है। वो ये है कि जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो उसके सारे प्रोटेक्टेड पब्लिक डिफ़ॉल्ट वगैरह मेंबर्स जो है ना ये चाइल्ड क्लास को मिल जाते हैं, सारे मेंबर्स चाइल्ड क्लास को मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर ऐसी चीज़ है जो कि चाइल्ड को नहीं मिलते, खुद ब खुद नहीं मिलते बल्कि असाइन करवाने पड़ते हैं। तो उनको असाइन करवाने के लिए मैंने ये आपको तरीका बताया है कि आप लोग सुपर का कीवर्ड यूज़ करके उनको असाइन करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लोग इस क्लास को देख सकते हैं रन करके। अब ये बिल्कुल ठीक रन हो रही है। ठीक है, मैंने बस शो के अंदर सिर्फ लेंथ ही शो की थी। जहाँ तक बात होगी अगर आप कहें तो मैं शो के अंदर बाकी सारी वैल्यूज भी शो करता हूँ। अच्छा जी, एक हम लोग ने आज पहला बात ये पढ़ी कि इनहेरिटेंस करते कैसे हैं। दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ ली कि अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो फिर उसको कैसे डील करते हैं। अगली बात हम लोगों ने ये पढ़नी आज के कंस्ट्रक्टर सॉरी अगली बात हम लोगों ने ये पढ़नी है कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कैसे होती है। अगर मेरे पास चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो पहले पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप लोग बताएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिख देते हैं ताकि उसे पता लग सके कि कौन सा वाला कॉल होगा। वाले आप बताएं, जब तक मैं लिखता हूँ आप लोग मुझसे बच्चा बताए जी कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पहले पेरेंट का कॉल होगा जो पहले चाइल्ड का कॉल होगा। सर पेरेंट का। शाबाश, वेरी गुड। ये बात भी होगी कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग की हायरार्की, ये बात भी होगी। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ ली। अच्छा जी, अगली बात पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग C++ के अंदर भी हम लोगों ने फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़ी थी। ओवरराइडिंग क्या होती है जी कि बच्चा वैसे इस वक्त बता सकता है किसी के जहन में हो तो इसका टॉपिक शुरू किया जब ओवरराइडिंग है। अगर आपके है तो मैं शुरू करूँ इसका टॉपिक। किसी बच्चे के जहन में है मेथड ओवर फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है? सर एक ही नाम दो मेथड को दिया जाए उसको ओवरराइडिंग कहते हैं।
शाबाश। दो क्लासेस जिनके अंदर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन हो, उन दोनों क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के फंक्शन को मेथड ओवरराइडिंग, जो फंक्शन है सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन और जावा के अंदर मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। अब मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जी। अब इसके अंदर भी शो है, पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर भी शो का फंक्शन है और पेरेंट क्लास के अंदर भी शो का फंक्शन है। दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। ये सेम सिग्नेचर के फंक्शन हो तो उनको हम लोग ओवरराइडिंग कहते हैं। अब मैंने ओबीजे डॉट शो किया तो कौन से वाला शो कॉल होगा, चाइल्ड का या पेरेंट का? सर चाइल्ड का होगा। शाबाश। मैंने जब उसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से ये किया तो चाइल्ड का ही शो कॉल होगा, ठीक है। चाइल्ड क्लास का शो कॉल होगा क्योंकि मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के जरिए किया था। अच्छा जी, ओवर राइडिंग के को थोड़ी सी इसकी इंसाइट ले लेते हैं। ओवर राइडिंग के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जैसे ओवर लोडिंग के अंदर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती है, अगर हम लोग सेम नेम का फंक्शन बना दें लेकिन इसके अंदर पैरामीटर को चेंज कर दें। लेट्स सपोज के शो के अंदर मेरे पास एक पैरामीटर था, क्या होगा, नाम सेम है लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, क्या ये मेथड ओवर राइडिंग होगी या नहीं होगी? सर क्या बोला आपने? अगर मेरे पास चाइल्ड और पेरेंट के लास्ट के फंक्शंस के अंदर पैरामीटर का फ़र्क आ जाए तो क्या ये मेथड ओवर राइडिंग होगी या नहीं होगी? जी नहीं होगी। नहीं होगी, शाबाश, वेरी गुड। इस बात की ज़्यादा हमें समझ आएगी जब हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। खैर, ऐसे रिटर्न टाइप के अंदर भी होता है, रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए और पैरामीटर लिस्ट भी सेम होना चाहिए। ये तो थोड़ा थोड़ा सा अवर व्यू अबाउट मेथड ओवर राइडिंग। अब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पासिंग की। किसी कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को पास भी किया जा सकता है। ये चाइल्ड के अंदर इसमें तो इससे चाइल्ड और पेरेंट का बात नहीं थी, इसमें वैसे ही एक सिंपल सा था कि कि हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा हमारा जो फंक्शन है ये बेसिकली फंक्शन मेथड मेथड का टॉपिक था कि कैसे किसी मेथड के अंदर हम लोग एज ए पैरामीटर किसी ऑब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। ये भी हम लोगों को आइडिया होगा, पता ही होगा इस बात का, ठीक है। इसके साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके हाइट को सपोज हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उससे अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद इसी तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक था बुक के अंदर, वो था कि अगर हम हमारा जो फंक्शन है जी एज ए रिटर्न टाइप भी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है एज ए रिटर्न टाइप भी यूज हो सकता है। इसलिए से मसला कर रहा है कि मैंने इसके बॉक्स में
ये काम हम लोग कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट हमारे पास एज ए पैरामीटर भी जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट एज ए रिटर्न टाइप हो सकती है। ये दोनों चीज़ें छोटी छोटी पिछले लेक्चर की रह। मेथड ऑफ राइटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया और डेटर्स के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स। अब हम लोग आते हैं बाजी अपनी पॉलीमॉर्फिज्म वाली साइड के ऊपर। ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि दो तरह की बाइंडिंग होती है, लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग क्या होती है? कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड, सॉरी अर्ली बाइंडिंग क्या होती है? कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड हो जाए कि कौन से वाला ऑब्जेक्ट का जो किस वाली क्लास का जो फंक्शन जो मेथड है वो रिटर्न मेथड वो कॉल में। जबकि लेट बाइंडिंग क्या होती है? रन टाइम के ऊपर डिसाइड होना कि किसका, फॉर एग्जांपल इस केस में शो की बात है तो किसका शो कॉल होगा। इस वक्त हमें पता लग गया कि ये शो कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का शो कॉल होगा। लेकिन लेट बाइंडिंग के अंदर ये होता है कि हमें रन टाइम के ऊपर डिसाइड इस बात को डिसाइड किया जाता है कि पेरेंट का वो फंक्शन कॉल होना है रिटर्न फंक्शन के चाइल्ड का कॉल होना है। तो उसके लिए जो कंसेप्ट हमें पहले आना चाहिए, दैट इज मैंने बनाया जी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, चाइल्ड क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। अच्छा, अब एक स्टोरी ये है कि क्या न्यू बॉक्स ये तो हो जाएगा जो भी इसके पैरामीटर वगैरह देने हैं, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये दोनों तो बात ठीक है। जिस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है उसी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट से बिल्कुल ठीक है। अब अगली चीज़ ये देखनी है कि क्या चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर को रेफर कर सकता है। ये भी क्या है? हाँ, चाइल्ड क्लास वेरिएबल होल्ड्स पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली है, ये चीज़ हमें पता लग गया और समझ आ गई तो इसका मतलब है हमारा काफ़ी बड़ा एक टॉपिक जो है ना सॉल्व हो जाएगा। बताएं जी, अगर मैं यूँ करूँ कि बी एम जो कि चाइल्ड क्लास है उसको मैं बॉक्स का दूँ तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं वर्क कर रहा। इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकता। दूसरी देख लेते हैं, दूसरा केस देख लेते हैं। क्या पेरेंट क्लास को रेफरेंस वेरिएबल डी वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं अपने पास? तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आप लोगों को शायद इसमें इतना इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकता। दूसरी बार फिर बताने जा रहा हूँ, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही यस सर आ रही है। है? पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकता। एक आप लोगों में से कोई बच्चा मेरी तसल्ली के लिए बता दें जी। रोल नंबर 55। यस सर। जी बताएं। ये सर मतलब आपने आप, बताया जो पेरेंट पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, हाँ वो चाइल्ड क्लास को रेफर कर सकता है, शॉप लेकिन जो चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होता वो उसके इसको नहीं कर सकता। वेरी गुड, ठीक हो गया, ये बात होगी हमारी। अब यहीं से हम लोग अपनी लेट बाइंडिंग वाला इशू स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारी है
पॉलीमॉर्फिज्म ये कहती क्या है? आप लोगों को आइडिया तो होगा। इनहेरिटेंस से अब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ आ गए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या है? शेप्स। डिफरेंट शेप्स। शाबाश। रीड, राइट वंस एंड रीड इन मैनी वेज। राइट वंस एंड रीड इन मैनी वेज। इसके अंदर होता है कि हम लोग जो पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड लिख देते हैं और उसके बाद उसकी डिफरेंट चाइल्ड्स उसको डिफरेंट अंदाज के अंदर अपनी इसकी करते हैं, अपनी डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, बेटर कि मैं अगर इसके लिए ना एक नई क्लास बना दूँ ताकि अलग से पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हो। इसकी मैं एग्जांपल भी थोड़ी रियल वर्ड की दूंगा ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ जाए। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हम लोगों ने सीख लिए। इनहेरिटेंस से मैं आ गया और उसके बाद वो बात पता लगी कि और फिर मेथड ओवर राइडिंग आ गया। असल में मेथड ओवर राइडिंग के जरिए ही पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल होती है। अच्छा जी, ये क्लास में बना लूँगा एनिमल। एनिमल के अंदर एक सर डबल एस आता है क्लास में। वेरी गुड। ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वजह से हौसला होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा हो रहा है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? बताओ। इसका एक वेरिएबल है स्पीक का, इसका सॉरी मेथड है स्पीक का। ये बता देता है कि एवरी एनिमल स्पीक। इसके एक चाइल्ड हम लोग मुख्तलिफ चाइल्ड बताते हैं इसकी। इसके एक चाइल्ड बनाते हैं कैट, एनिमल। इसके अंदर भी स्पीक का मेथड है। कैट क्या क्या मीमी करती है। उसके बाद उसी एनिमल क्लास की एक और चाइल्ड क्लास बनाने जा रहा हूँ, डॉग। इसके अंदर भी वही अवरिडन मेथड है। मतलब वो एक स्पीक हम लोग ने एक बार लिख लिया और फंक्शनैलिटी हर एक से ने अपने डिफरेंट अंदाज में बताई। हर किसी की स्पीकिंग का डिफरेंट अंदाज है। अच्छा, ये काऊ क्या करती है? काऊ की आवाज़ किस तरह की होती है? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं मेन क्लास की तरफ, अपना मेन मेथड की तरफ। सबसे पेरेंट क्लास है हमारे पास एनिमल। एनिमल का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे या ठीक है। उसके बाद ए इज इक्वल टू जब मैं करूँगा देखिए सबका ए डॉट करूँगा, ये वाला शो कॉल होगा। अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया वैसे। ए का शो कॉल होगा। अब बताने वाली बात ये है कि बताने वाली बात ये है कि लेट बाइंडिंग के अंदर क्या होता है। हम लोग जो पेरेंट क्लास के, हम लोग को ये तो समझ आ गई कि पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो किसी भी चाइल्ड को के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। हम लोग जो बोलते हैं ए इज इक्वल टू न्यू, जब हम लोग करेंगे न्यू डॉग, अब जो उसी ए के जरिए, किसी ए के जरिए जो कॉल होगा, स्पीक कॉल होगा, वो डॉग का होगा। और अगर मैं इस ए के अंदर मैं दे दूँ, ऑब्जेक्ट में दे दूँ, इसी रेफरेंस वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट में कैट का दे दूँ, वो ये वाला स्पीक जो कॉल हो रहा है, ये कैट वाला स्पीक कॉल हो रहा है। तो इसी ए के अंदर अगर मैं
काओ का दे दूं ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल एक ही है और मेथड के नाम ज़ाहिरन एक ही है, लेकिन हर एक की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास किसी एक के ज़रिए में निकाल किया तो कभी स्पीक डॉग का स्पीक हो रहा है, कभी कैट का स्पीक हो रहा है, कभी काओ का स्पीक हो रहा है। इसके ज़्यादा हमें हमारे लिए रन टाइम, इसको कहते हैं रन टाइम के ऊपर डिसाइड होना। स्टिल आप लोग कहेंगे कि सर रन टाइम के ऊपर तो ये नहीं डिसाइड हो रहा, हम लोगों ने पहले लिख लिया, हम लोग को पहले ही पता है कि कौन सा डिसाइड होना है, कि कौन सा जो है ना कि फंक्शन कॉल होना। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पहले इसको रन बोलेंगे। ठीक है जी, पहले हम लोगों ने एनिमल वाला कॉल किया था, हम लोगों ने डॉग वाला किया था, फिर हम लोगों ने कैट किया। अब अगर मैं यूँ करूँ कि एक ले लेता हूँ कैरेक्टर लेता हूँ, वेल अच्छा जी, स्कैनर के लिए मुझे इसका यूट्यूब को ऐड करना है। अब मैं यूज़र से मैंने चॉइस ले लेता हूँ, यूज़र से मैंने चॉइस ले ली। इफ़ अगर यूज़र ने क्या किया, अगर इंटीजर करेक्टर वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करेक्टर इस वजह से आप मैं कर लेना था, लेकिन आपने जो कंफ्यूजन था वो करेक्टर लेना मैं ज़रा मुश्किल दे सकती हूँ इनपुट लेने के अंदर है जी। इफ सी एच इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाए करें, सी एच इक्वल टू 1 ये हो जाए करें, इफ सी एच इक्वल टू 2 ये हो जाए करें, इफ अच्छा जी, अब हमें क्लियर पता लगेगा कि लेट बाइंडिंग वाकई रन टाइम के ऊपर डिसाइड होता है, यूज़र को नहीं। अभी इस वक्त प्रोग्राम लिखते वक्त हमें नहीं पता कि यूज़र क्या एंटर करेगा, यूज़र क्या 0 एंटर करेगा या 1 एंटर करेगा। 0 एनिमल के लिए, 1 फॉर कैट और 2 फॉर काउ और 3 फॉर डॉग। ठीक है, डॉग अगर इसके अलावा कुछ एंटर कर दे तो ये हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सपोज अब मुझे नहीं पता, प्रोग्राम लिखते वक्त मुझे नहीं था पता कि यूज़र ने क्या एंटर करना है। अब मैंने 2 एंटर किया तो रन टाइम के ऊपर ये डिसाइड होगा कि कौन सा पीस ऑफ कोड चलना है, उसी रेफरेंस वेरिएबल को, उसी ए को अब डॉग वाला ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। और डॉग का सॉरी, दो उसने मैंने किसके लिए किया था, शायद काऊ के लिए, तो काऊ वाला जो है ना वो चलेगा, स्पीक काऊ वाला स्पीक का फंक्शन कॉल होगा। तो ये थी जी लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग क्या होती है, रन टाइम के ऊपर डिसाइड होना कि किस क्लास का, किस चाइल्ड का ओवररिडन फंक्शन कॉल होना। ठीक हो गया, समझ आ गई लेट बाइंडिंग की? ओके, आगे चलें, आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनहेरिटेंस जो पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से हम लोग C++ के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि
वर्चुअल फंक्शन जो है ना हम लोग करते थे, वर्चुअल फंक्शन के ज़रिए पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग हमारी पॉसिबल होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें जो टॉप का फंक्शन है हम लोग उसको वर्चुअल करते थे, अगर आपको याद हो C++ के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें वर्चुअल वगैरह इसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वजह से इस जावा को कहते हैं कि जावा बाय डिफ़ॉल्ट पॉलीमॉर्फिज्म को अलाउ करता है, हमें एक्सप्लिसिटली टॉप के फंक्शन को वर्चुअल बनाना नहीं पड़ता, बल्कि टॉप का फंक्शन को खुद ही कंसीडर करता है। खैर सर जी, लेकिन होना यूँ चाहिए कि टॉप के फंक्शन का सिर्फ नाम होना चाहिए, टॉप के फंक्शन को कुछ करना नहीं चाहिए। तो उसके लिए अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है जी? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। मैं इस क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, जब मैं इस फंक्शन को सॉरी इस मेथड को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, जब मैंने इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो फिर हमारे पास जो चाइल्ड क्लास जो क्लास होगी, जिस क्लास के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है, उस क्लास को भी मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। जब एब्स्ट्रैक्ट में बना देता हूँ तो एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, उसकी कोई भी बॉडी नहीं होती। ठीक है, बताने का मकसद ये कि पॉलीमॉर्फिज्म का मेनली क्या, जैसे कि रीड वंस एंड राइट इन मैनी वेज, एक चीज़ को एक दफ़ा लिख लिया जाए और उसको अपने अंदाज में पढ़ा जाए। हम लोग पेरेंट क्लास के अंदर ये बता देते हैं कि एक फंक्शनैलिटी होगी स्पीक, लेकिन उस वक्त हम लोग स्पीक की फंक्शनैलिटी नहीं को डिसाइड करते हैं कि स्पीक की फंक्शनैलिटी क्या है। वो हर चाइल्ड स्पीक को अपनी अपनी मर्जी से इसकी फंक्शनैलिटी डिसाइड कर रहा है। इसके लिए प्रॉपर वे ये होता है कि हम लोग उस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना दें, कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट के जरिए एब्स्ट्रैक्ट बना दें। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हम किसी क्लास के अंदर एक भी फंक्शन अगर एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो उस क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें क्लास के साथ भी कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है जी। अब प्रॉपरली जहाँ इसको हम लोग प्योरली कह सकते हैं जिससे पॉलीमॉर्फिज्म वो भी थी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज और इंटरफेस के जरिए प्योरली पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब जहाँ पर क्या मसला आ गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है तो उस क्लास का हम लोग वो नहीं ले सकते, इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है तो ये अगला पॉइंट है, ये पॉइंट है कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है तो उस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ये अब कंप्लीट हो गया हमारा काम। हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ ली। ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या है कि हम लोग एक दफ़ा फंक्शन लिखेंगे और उसको किसी भी अंदाज में पढ़ेंगे। वो फंक्शन हम लोग अपनी सिंपल एक क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, और वो फंक्शन हम लोग एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच है कि उस फंक्शन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एक ऐसी क्लास के जिसके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई मेथड कंक्रीट भी हो सकता है, वाइड शो, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल शो, ठीक है, ये भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंक्रीट मेथड कहते हैं कि जिसकी बॉडी भी होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिसकी बॉडी नहीं होती, इसका सिर्फ नाम होता है, इस फंक्शन का सिर्फ सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो अगर किसी क्लास के अंदर एक भी फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो वो क्लास क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो इनहेरिट तो किया जाता है, बेसिकली वो बनती इस वजह से कि उसको इनहेरिट कर दिया जाए, लेकिन उसको बताते खुद इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बना सकता हूँ। उसके रेफरेंस जैसे हम लोगों ने इसमें किया है, एनिमल का हम लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल ए लेकर इस ए के एक अपना ऑब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि हम लोग कभी ए के साथ कभी डॉग का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसका चाइल्ड है, इसके अंदर जा सकते हैं उसका ऑब्जेक्ट। कभी हम लोग कैट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कभी काउ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ऐसी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी दूसरी बात यह है कि इसको वो नहीं किया जा सकता इंस्टेंशिएट, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कम से कम एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इसके अंदर हो सकते हैं, या कंक्रीट मेथड भी हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक दो जहाँ पर मेरे ध्यान में पिछले दिनों में देख रहा था, तो एक क्यों थी, क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते हैं? जो खुद मेरे ध्यान में भी बैठे बैठे क्यूरी आई है। तो आप लोग की जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों की जो क्यूरीज आएंगी आप लोगों ने जो सॉल्व करनी है ना, अपने आपके पास कंपाइलर होगा। आप लोगों को क्या लगता है वैसे, क्या इस क्लास का कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है इस क्लास का? पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है? नो सर।
आपके ख्याल में नहीं बनाया जा सकता, मेरे सर ख्याल में अगर भी ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फिर एग्जैक्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? एग्जैक्टली मेरे ख्याल में भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं है फिर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो कार ही तब होना है कि जब ऑब्जेक्ट बनना है। बट स्टिल मैंने कहीं पढ़ा था, ये मैंने वो चेक करना था, मैंने पढ़ा था कि बनाया जा सकता है। आई डोंट नो ये क्यों ने अलाउ किया है कंस्ट्रक्टर बनाना, कि जब इसका फ़ायदा कौन, मैंने ना वो पढ़ा था तो मुझे बड़ा हुई थी, अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था तो मैं क्या इसको चेक करूँगा। चलो आपकी क्लास में बीच में बात याद आई, मैं चेक कर लिया कि कंस्ट्रक्टर भी बनाया जा सकता है। आई डोंट नो वाई इसका कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जा सकता है, इसके कंस्ट्रक्टर का क्या फ़ायदा है, मेरे जहन में तो नहीं आ रहा इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, जब हम लोग ऑब्जेक्ट इसका नहीं बना सकते तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। हाँ ये हो सकता है कि हमें कोई ऐसा ज़रूरत हो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो कि सारी की सारी चाइल्ड क्लासें उस पैरामीटर को लेती हूँ, शायद इस सेंस में उन्हें अलाउ किया हो इसका कंस्ट्रक्टर बनाना शायद। एक तो ये बात थी कि इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड ऑब्वियसली किया जा सकता है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वाले से जहन में आ रही है। अच्छा एक और छोटा सा टॉपिक बीच में छोड़ दूँ, वो टॉपिक आप लोगों ने खुद देखा ना, नेस्टेड और इनर क्लासेस का, वो आप लोगों की बुक में 7 चैप्टर के अंदर है, वो आप लोग देख के आएंगे शायद। अच्छा जी, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाँ अच्छा एक अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे ध्यान में भी चाह रहा था कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ये थोड़ा सा और कर लेते। इसका कंस्ट्रक्टर हो गया, इसकी चलें एक और चीज़ देख लें, क्या ये पब्लिक हो सकती है? काफी आजकल चलें पब्लिक, ठीक है जी। आज काफ़ी हो गया, आई थिंक टाइम तकरीबन घंटा मैं ले लिया। ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोगों को जी ये कहना था कि असाइनमेंट मैंने दी हुई है, तकरीबन इसके अंदर 20-21 प्रोग्राम है। इस वीक के अंदर आप लोगों ने वो असाइनमेंट करनी है और वो पहले 6 चैप्टर्स हैं ना उनको रीड आउट करना है। मिड वीक में थी, जी आपने बोला था कि वो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। सॉरी ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, दैट इज नॉट नेसेसरी टू सबमिट इट, बट स्टिल आई अप्रिशिएट यू पीपल कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन करें। मैं ऑब्वियसली इसके मार्क्स नहीं है, लेकिन आप लोग जो बच्चा कर ले, जितने भी क्वेश्चन कर ले, मुझे मेल ज़रूर करे कि हम लोगों ने ये काम कर लिया, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन से बच्चे कितना काम कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर ना करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, इसमें मार्क्स नहीं है, लेकिन ये जस्ट एज ए प्रैक्टिस है। आप लोगों ने वो करनी है और उसके बाद पहले 6 चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ड्यूरिंग दी वीक सैटरडे को अगर ज़रूरत महसूस हुई, दोनों सेक्शन में से अगर किसी सेक्शन को ज़रूरत महसूस हुई तो आप लोगों की एक मेकअप क्लास भी अरेंज की जा सकती है। आप डालेंगे मेकअप क्लास के अंदर डांट पड़ जाती है। खैर वेल जी, और क्या बात थी कि हाँ वो प्रैक्टिस के लिए जो गेम मैंने बताई थी जावा रैंच, वो भी खेल सकते हैं आप लोग। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 9वां चैप्टर हमारा 9वां चैप्टर रह गया और पैकेजेस इंटरफेस का, और उसके बाद 10वां चैप्टर है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ये हम लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे कमिंग मंडे को, और ट्यूसडे को इंशाल्लाह मल्टी थ्रेडिंग पढ़ लेंगे। तो जो उससे अगला वीक है उसमें हम लोग बाकायदा ग्राफिकली ना आप लोग को फ्रेम के थ्रू फ्रेम बनाकर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू कर देंगे, जिसमें आप लोग का बने बना फ्रेम होंगे और बटन्स होंगे और सब चीज़ें होंगी, मेन्यूज़ वगैरह होंगे। डेस्कटॉप के जो आप विजुअल प्रोग्राम GUI बेस्ड आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। और 2 वीक्स के उससे मज़ीद 2 वीक्स आगे मैं कोशिश करूँगा आप लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखा दूँ। डेटाबेस आप ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं MySQL यूज़ करूँगा, आप लोग शायद SQL सर्वर यूज़ करें। तो ताकि मिड से पहले मैं टारगेट है कि आप लोगों को ये एटलीस्ट टारगेट ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मैं दे सकूँ, कोई फर्नीचर वालों का या किसी फैन इंडस्ट्री का एक इन्वेंटरी या स्टॉक सिस्टम या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोगों ने बनाना होगा। कोशिश टारगेट एक हाँ तो ये कि मिड से पहले वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करें, लेकिन अब ये इतना रियलिस्टिक टारगेट नहीं, कम से कम रियलिस्टिक है कि मिड से पहले एटलीस्ट उसको स्टार्ट कर दें, ताकि मिड के बाद कोई डेट रखी जा सके जिसमें वो आप लोग वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। 5 नंबर का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, 5 नंबर का आप लोगों का मिड के बाद वाला जो फाइनल इसका टर्म प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने वेब बेस्ड इसी तरह का कोई सिस्टम वेब बेस्ड बनाना होगा। वेब की टेक्नोलॉजी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। किसी किस्म की कोई क्यूरी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।